नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे क्लासिक का थर्ड चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 फ्रांस की क्रांति। और आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 1789। 1789 का मतलब कि 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी में बहुत सारी क्रांतियां चल पड़ी थी इस दुनिया में, जिसमें से एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी देश अमेरिका अमेरिका इसी शताब्दी में 18वीं शताब्दी में ही स्वतंत्र हुआ और उसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा। इसी का प्रभाव फ्रांस पर भी पड़ा। तो फ्रांस में भी क्रांति अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के ही समय चला, यानी कि फ्रांस में भी क्रांति 18वीं शताब्दी में ही हुई। ये बात आपको क्लियर हो गई कि फ्रांस में जो क्रांति हुई वो 18वीं शताब्दी में ही हुई। फ्रांस में भी क्रांति का प्रभाव जो रहा वो व्यापक रूप से पड़ा। फ्रांस में राजशाही शासन समाप्त कर दिया गया क्रांति के पश्चात। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में अस्थायी स्वतंत्रता बना रहा, उस तरह से फ्रांस की क्रांति के पश्चात ये सभी व्यवस्थाएं नहीं चली। स्वतंत्र ज्यादा समय तक नहीं रह सका फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जिस भावना का विकास हुआ उसने विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया। मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति में जिस तरह से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भावना का जो विकास हुआ इस क्रांति के बाद, वो पूरी दुनिया को यानी विश्व के अलग अलग राष्ट्रों को प्रभावित किया। हम इस चैप्टर में महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है फ्रांस की पुरातन व्यवस्था। आपको इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक यही है, फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के बारे में। जैसे कि हमारे गांव में, शहरों में, घरों में कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो कि पुराने समय से चली आते रही हैं, लेकिन कुछ समय से उस व्यवस्था को बंद कर दिया गया है, जिसको पुराने व्यवस्था के तहत रखा गया। इसी तरह से फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था थी। कब? 1789 के पहले जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को फ्रांस की पुरातन व्यवस्था कहा गया। आप इस पुरातन व्यवस्था को प्राचीन शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं, कि जो शासन करने की व्यवस्था पुरानी विधि थी वही पुरातन व्यवस्था के रूप में जानी जाती थी। यद्यपि 18वीं शताब्दी में फ्रांस विशाल साम्राज्य का स्वामी और शक्तिशाली राज्य था। अब हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी में। यह 18वीं शताब्दी में फ्रांस जो जा एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य को धारण करने वाला और शक्तिशाली राज्य था, तथा अन्य यूरोपीय राज्यों से इसकी स्थिति बेहतर थी। मतलब कि यूरोप में और भी सारे जितने राज्य थे फ्रांस के अतिरिक्त, उन सभी में सबसे मजबूत, शक्तिशाली और प्रभावशाली ये फ्रांस था। परंतु आंतरिक रूप से यह खोखला हो चुका था। कहा जाता है ना कि बहुत बड़ा भवंडर होना, उसी तरह से ये फ्रांस तो शक्तिशाली था, लेकिन अब ये खोखला हो चुका था। इसके पास अब जो है ये शक्ति पहले जैसी नहीं रही, वो शक्तियां समाप्त हो चुकी थी। बस केवल उसके नाम पर ही फ्रांस चल रहा था। इस समय सामंती व्यवस्था का बोलबाला था। मतलब 18वीं शताब्दी आते आते अब यहाँ पर सामंती व्यवस्था स्टार्ट हो चुका था फ्रांस में। आप जानेंगे कि इस समय 18वीं शताब्दी में फ्रांस की जो समाज थी वो कितने वर्गों में बंट चुकी थी, या कहें कितने की स्टेटस में बंट चुकी थी, कितने वर्गों में, कितने भागों में बंट चुकी थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस जो है ये 3 वर्गों में बंट चुकी थी। एक कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग और तीसरा साधारण वर्ग। ये 3 वर्गों में समाज को विभाजित कर दिया गया था। तो प्रथम 2 जो वर्ग हैं ये जनसंख्या में कम होने पर भी प्रभावशाली और विशेष अधिकार प्राप्त थे। जैसे कि हम भारतीय समाज को देखते हैं, पुरातन व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये जो 2 रहे उच्च श्रेणी के वर्ग के रहे। उसी तरह से फ्रांस में भी कुलीन और पादरी वर्ग, इनकी संख्या कम थी, फिर भी शक्तिशाली थे।
क्योंकि इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था। वर्ग के अंदर भी वर्ग थे, मतलब कि वर्ग के अंदर भी वर्ग थे। जैसे हम लोग के अंदर क्या है कि जाति के अंदर भी कई प्रकार की अलग अलग उसके प्रतियां निकाली जाती है, उसी तरह से यहां भी था। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि 18वीं शताब्दी जब आया था तो फ्रांस में किस वंश का शासन था, तो बुर्बो राजवंश का शासन था। और राजा अनियंत्रित सत्ता का स्वामी और स्वेच्छाचारी था, मतलब कि राजा जो है केवल अपनी इच्छा को धारण करने वाला था, बाकी उसको प्रजा से कोई मतलब नहीं था, बस केवल उसे अपने सत्ता से मतलब था, उस पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता था। और फ्रांस में प्रतिनिधि संस्थाओं का सर्वथा अभाव था। फ्रांस में कोई भी प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। यद्यपि ये स्टेटस जनरल नामक प्रतिनिधि सभा थी, तथापि 1614 के बाद इसकी बैठक नहीं हुई थी। मतलब कि 1614 के बाद 1789 यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत होते होते तक भी फ्रांस में कोई भी संस्था नहीं थी जो राजा को कुछ कंट्रोल कर सके। राज्य में कानूनी एकरूपता का सर्वथा अभाव था, मतलब कि कानून की जो व्यवस्था बोले जाए कि कानून सभी के लिए समान होता है, ऐसी व्यवस्था फ्रांस में 18वीं शताब्दी में नहीं था। केवल राजाओं और शासकों का ही बोलबाला था और उच्च वर्ग कुलीन और पादरी वर्गों की ही वाहवाही थी, यानी साधारण लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। राजा की इच्छा ही कानून थी, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मतलब राजा जो चाहेगा वही कर सकता था, राजा के जो इच्छा थी वही कानून थी। राजा और उसके कुलीन ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे, मतलब राजा और उसके जितने भी मंत्रीगण यानी कुलीन वर्ग के थे, राजा से जुड़े हुए थे, वे लोग एकदम मौज मस्ती ऐश की जिंदगी जीता था। साधारण लोगों से और प्रजा से राजा को कोई मतलब नहीं था। राजा और उसके कुलीन ऐश आराम की जीवन व्यतीत करते थे। चर्च भी राज्य में अत्यधिक प्रभावशाली संस्था थी। अभी जो चर्च था तो चर्च भी प्रभावशाली संस्था के रूप में था, उसके विरोध में कोई भी साधारण जनता नहीं जा सकती थी। राजाओं, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और चर्च, इनके विरोध में साधारण जनता कुछ भी आवाज नहीं उठा सकती थी। अगर कोई उठाता है तो उसके आवाज को दबा दिया जाता था या फिर उस आवाज उठाने वाले को ही समाप्त कर दिया जाता था। जनसंख्या लगभग 90%, मतलब जनसंख्या का लगभग 90% किसानों का था। मतलब जितनी जनसंख्या थी उस समय फ्रांस की, उसका 90% केवल और केवल किसानों का था। परंतु 60% भूमि पर कुलीन, चर्च और बड़े भूस्वामियों का ही अधिकार था। कुलीन और चर्च कर नहीं देते थे, करों का सारा बोझ साधारण जनता पर ही था, मतलब कि उनसे कोई नहीं था। जैसे आज भी अगर हम बात मान रहे हैं कि किस तरह से कर की जो बोझ है वो साधारण जनता पर आज भी टिका हुआ है, लगभग अधिकांश देशों की बात करें वहां भी। क्रांति के पूर्व, मतलब फ्रांस में क्रांति होने के पूर्व जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि ने अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी। एक तो साधारण जनता से राजा को कोई मतलब नहीं था, कुछ भी लेना देना नहीं था। जनता की सुख सुविधा से राजा को कुछ मतलब नहीं था। राजा को मतलब था तो केवल टैक्स लेने से और अपनी ऐश आराम की जिंदगी जीने से। लेकिन इसी बीच जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है, जिससे साधारण लोगों की जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन, समस्याएं, कठिनाई, संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। अनाज के उत्पादन में कमी के कारण इसकी आपूर्ति कम हो गई। अतः अनाज, विशेषतः पाव रोटी, जो जनसाधारण का भोजन था, की कीमत में अप्रत्याशित उछाल आई। मतलब पाव रोटी जो है फ्रांस की जनसाधारण की भोजन थी, उस पर भी बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ गया, उस पर भी कर का बोझ बढ़ गया, यानी कि अब वो भी लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। इसी तौर पे, इसी बात पे हम भारत को ले सकते हैं कि भारत की जो जनसाधारण खाना था, ये जो सिंपल बातें बोले हम, दूध, दही, पनीर,
किसान लोगों की खेती से निकला हुआ दाल, चावल, गेहूं, मक्का, इन सभी चीजों पर भी आज इतना टैक्स लगा है कि साधारण जनता इसे भी अपने सहूलियत से नहीं खरीद सकती है। तो ये जो समय चल रहा है, आप फ्रांस की इस व्यवस्था से मिला सकते हैं, इससे तुलना कर सकते हैं अभी की भारत की वर्तमान स्थिति को, कि भारत में भी जनसंख्या विस्फोट में है, अत्यधिक वृद्धि दर में है। जिस तरह से फ्रांस के भी 18वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि हुई थी, फ्रांस के राजा को भी जनता के सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं था, और शायद आज भी जो सरकार है उसको उसका भी यही हाल है कि साधारण जनता को खाने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब है तो टैक्स लेने से, अपने टैक्स को पूरा करने से। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ हिस्सों में, कुछ मतों के अनुसार देखा जाए तो स्थिति सेम फ्रांस वाली है। फ्रांस में भी रोजगार से कोई मतलब नहीं था, विकास से कोई मतलब नहीं था। 18वीं शताब्दी में शासकों के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, आज भी सरकार के द्वारा यही चल रही है कि रोजगार की कमी, लोगों की विकास की कमी, लोगों की विकास नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार केवल अपने जेब भरने के लिए अन्य सारी विकास कर रही है। ऐसा नहीं कि विकास नहीं कर रही है, लेकिन केवल अपने जेब भरने के लिए, अपने ऐश आराम की जिंदगी के लिए। ये बात स्पष्ट होता है फ्रांस की क्रांति की पुरातन व्यवस्था की इस जानकारी से। आगे हम बात करते हैं कि महंगाई से कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति और अधिक खराब हो गई। श्रमिकों को मिल मालिक बढ़ी हुई महंगाई दर से मजदूरी नहीं देते थे, अतः उनकी स्थिति दयनीय होती गई। आज की भी तुलना आप कर सकते हैं 18वीं शताब्दी की इस फ्रांसीसी क्रांति से पहले के समय को। सूखे या ओले जैसे प्राकृतिक संकटों से फसल नष्ट होने पर और भी मुश्किलें बढ़ी। आज भी जैसे फसल नष्ट हो जाता है तो किसानों के लिए, गांव वालों के लिए, ये जो ग्रामीण जनता, जनसाधारण जनता होती है, उनके लिए संकट उत्पन्न हो जाती हैं आज के भी समय में। और ये 18वीं शताब्दी के फ्रांस में भी यही बात था। इतनी ही कठिनता पूर्वक जीवन चल रहा था। इससे लोगों के सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। व्यापारियों और सौदागरों पर भी अनेक पाबंदियां थी। गिल्ड और प्रांतीय तथा स्थानीय कानून अबाध रूप से व्यापार की प्रगति नहीं होने देते थे। मतलब कोई भी बिजनेस जो है वो बढ़ोतरी नहीं होती थी, उसमें वृद्धि नहीं होने देते थे। जिस प्रकार देश में कानून की एकरूपता का अभाव था तथा देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे, उसी प्रकार स्थान स्थान पर व्यापारिक नियम और चुंगी बदलते रहते थे। मतलब कि टैक्स की दर जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से लिए जाते थे, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा। इस तरह से व्यवस्थाएं थी। समाज में इस समय एक नए सामाजिक वर्ग, मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ, और इसी बीच में जब ये सभी प्रक्रियाएं चल रही थी, इसी बीच में एक नया सोसाइटी क्लास निकलता है, जिसको मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग बोला गया। यह वर्ग जन्मजात विशेष अधिकारों का विरोधी एवं समानता और स्वतंत्रता का हिमायती था। मतलब ये जन्मजात अधिकार जो था उसका विरोध करने वाला ये मध्यम वर्ग था, और अपने समानता और स्वतंत्रता के हिमायती था मिडिल क्लास। इनके विचारों से जनमानस प्रभावित हो रहा था। मिडिल क्लास के ही लोगों के विचारों से, उनके बातों से ये समाज में एक अलग प्रभाव, अलग परिवर्तन देखने को मिला। 1774 में सम्राट लुई 16वां के सिंहासन रूढ़ होने के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। मतलब कि एकदम स्थिति खत्म, ऐसा स्थिति था फ्रांस की। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के कारण आर्थिक स्थिति लचर थी। मतलब कि आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय थी। मतलब कि अब वो देश डूबने के कगार पे था, ऐसा कहा जा सकता है। राजकीय आय और राजा की व्यक्तिगत आय में कोई अंतर नहीं था। आय व्यय का लेखा जोखा नहीं रखा जाता था। अधिकांश धन राज परिवार के सदस्यों, कुलीनों तथा सामंतों के भोग विलास पर खर्च होता था। अमेरिकी स्वातंत्र्य संग्राम में अमेरिका की सैनिक सहायता के कारण फ्रांस पर करीब 10 अरब लिवरे यानी फ्रांसीसी जो मुद्रा है लिवरे का कर्ज चढ़ गया था।
कितना फ्रांस पे कर्ज चढ़ गया था? 10,000 अरब लिवरे। इस पर उसे ब्याज भी बहुत अधिक देना पड़ा था। कुल मिलाकर प्राचीन शासन व्यवस्था में स्थिति भयावह रूप धारण कर विस्फोटक बन चुकी थी। मतलब कि पुरातन व्यवस्था में फ्रांस की स्थिति एकदम से बदतर हो गई थी। अब था जरूरत क्रांति था, अब था जरूरत फ्रांस में परिवर्तन का, अब था नई व्यवस्था बदलाव करके लाने का। यानी कुल मिलाकर के अब यहां होता है फ्रांस में क्रांति। क्रांति की व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस में क्रांति हुई जिसने पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और एक नए युग को लेकर के सामने आया। तब जाकर के फ्रांस में क्रांति हुआ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के कारण कि कौन कौन से कारण रहे। आप संक्षेप में इन सभी बातों को समझ चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में फ्रांस की क्रांति के कारण के साथ। तब तक लाइव बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।